का आगाज करते हैं लेक्चर 65। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एंड पे शायद मैं भूल जाऊं, इसलिए अभी स्टार्ट में बता रहा हूं। आज हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो रहा है और कल चैप्टर 11 हमारा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, चैप्टर 11 हमारा उसके लिए एक इक्वेशन लिख लीजिए। चैप्टर 11 इज इक्वल टू चैप्टर 11 के ऊपर ही लिख ले। चैप्टर 11 इज इक्वल टू LO10 of chapter 2, LO learning objective 10 of chapter 2 plus chapter 10 यानी से आपको अंदाजा हो गया होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 ऑफ चैप्टर 2 ये क्या था। ये ऐसी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से रिस्क अराइज होता है। ये ऐसी सिचुएशन जिनकी वजह से रिस्क अराइज होता है। और चैप्टर 10 क्या है? वो जो रिस्क अराइज हुआ है उसको एड्रेस करने के लिए क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ऑडिटर ने। तो इसमें बेसिकली एक तरफ रिस्क है चैप्टर 2 में और चैप्टर 10 में प्रोसीजर्स है। चैप्टर 11 सिर्फ आपको लिंकिंग करवाता है कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में जहां पे वो रिस्क आ जाए, किस रिस्क के नतीजे में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। चैप्टर 11 क्या है? सिर्फ ये एक लिंक क्रिएट करेगा आपका चैप्टर 2 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 और चैप्टर 10 के दरमियान में। ठीक है, इसमें कोई नई चीज आप नहीं सीखेंगे। शायद कोई इक्का दुक्का रिस्क या इक्का दुक्का प्रोसीजर्स नहीं आ जाए, मे भी, मेरा ख्याल है शायद वो भी ना, लेकिन मे भी आ जाए। वरना चैप्टर 11 सब्सटेंशियली आप कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन जाहिर है चैप्टर है, प्रैक्टिस भी हम करेंगे, इसके ऊपर 3-4 लेक्चर्स भी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। इसमें केस स्टडी की प्रैक्टिस भी होगी, इसी बहाने से हमारी चैप्टर 10 की भी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, चैप्टर 10 के लिए आपने 1 पेजर लाजमी याद करना है। अगर 1 पेजर याद नहीं करेंगे आप तो चैप्टर 10 और 11 की केस स्टडीज नहीं हो पाएंगी। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। अच्छा, कल के लेक्चर में मैंने चैप्टर 11 का जो बेस है आपके साथ वो डिस्कस करनी है, और कल के लेक्चर के बाद ही आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप केस स्टडीज अटेम्प्ट कर सके। यानी मैंने आपको स्टार्ट ही केस स्टडी से करवाना है। इसमें रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट है, लेकिन मैं चाह रहा हूं चूंकि अब हमारा केस स्टडीज अटेम्प्ट करने का एक टेम्पो बना हुआ है, हम उसको ही कंटिन्यू करें और चैप्टर 11 की केस स्टडी भी चैप्टर 10 ही की तरह है। तो मैं इसलिए कल के लेक्चर में समझ लीजिए चैप्टर 11 जो केस स्टडी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो कल डिस्कस हो जाएंगे। केस स्टडी में क्या देगा वो, हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। तो कल का लेक्चर आपका चैप्टर 11 के लिए सबसे अहम लेक्चर होगा। ठीक है, कल का लेक्चर कोशिश कीजिएगा आपने मिस नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 11 की जितनी भी केस स्टडी है, कल के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह चैप्टर 11 की जितनी भी केस स्टडीज हैं वो आप सारी अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। वैसे आप जब केस स्टडी करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा वो चैप्टर तकरीबन 10 से ही मिलती जुलती हैं। फर्क सिर्फ यह है कि वो कंटिन्यूस फॉर्म में होगी। कंटिन्यूस फॉर्म समझते हैं ना, जैसे कोड ऑफ एथिक्स में क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन थे पार्ट 1, 2, 3 अलग, और कुछ केस स्टडीज होती हैं कंटिन्यूस जिसमें वो इन्फॉर्मेशन थे। वो जैक एंड जिल वाली याद है आपको केस स्टडी? उस तरह की केस स्टडी। तो चैप्टर 11 और 10 में यही 10 में वो 1, 2, 3 करके आपने देखा होगा क्वेश्चन किए होंगे। वो जब मल्टीपल इश्यूज देता है तो 1, 2, 3 करके लादा करके देता है। लेकिन चैप्टर 11 में वो आपको कंटिन्यूस फॉर्म में देगा, बाकी कोई फर्क नहीं। वही एरियाज हैं, वही प्रोसीजर्स हैं, वही रिस्क है। ठीक है, वो आप देखेंगे खुद अंदाजा हो जाएगा। तो इसीलिए बताने का मकसद ये है कि 2 चीज़ें, एक कल का लेक्चर आपने कोशिश करना है मिस ना हो, और दूसरा आज घर से आपने चैप्टर 2 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 पढ़ के आना है। खास तौर पे मेरा मकसद ये था ताकि कल आपकी बेस बनी हो। एक दफ़ा लिस्ट से गुजरी होगी, डिस्कस मैं जरूर करूँगा, एक्सप्लेन जरूर करूँगा, लेकिन पढ़ के आए होंगे मेरे लिए आसानी होगी। चलिए, ये तो था जी नेक्स्ट चैप्टर के हवाले से। अब प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है पेरोल शीट में क्या इंफॉर्मेशन होती है। पेरोल शीट में क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है? तो पेरोल शीट एक ऐसी शीट है जिसमें हर एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट हो रही होती है। इसमें सबसे पहले कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबके नाम आ रहे होंगे, पहली चीज ये। फिर हर एक के नाम के आगे कैलकुलेशन होती है। ये एक्सेल की शीट होती है, एक्सेल वो डब्बे वाले बने होते हैं, कैलकुलेशन डिटेल, जिसमें बेसिक सैलरी होती है, उसमें कुछ अलाउंसेस ऐड होते हैं, ग्रॉस सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी के बाद उसमें कुछ डिडक्शंस लिखी होती हैं, डिडक्शंस के बाद नेट सैलरी जो एम्प्लॉय को पे करनी होती है वो होती है। इसमें खास तौर पे एज ऑडिटर जो हमारा कंसर्न होता है ना, 2-3 सबसे बड़े कंसर्न पेरोल शीट के हवाले से, वो ये पहली चीज, कहीं पेरोल शीट में कोई फेक एम्प्लॉयज तो नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है। दूसरे नंबर में जो बड़ा रिस्क होता है वो ये कि क्या इसमें जो आवर्स वर्क्ड लिखे गए हैं वो गलत तो नहीं है कि किसी ने 20 आवर्स काम किया हो और 26 आवर्स लिख दिया गया हो। आज पहला फेक एम्प्लॉयज तो नहीं है, दूसरा
आज तो फेक नहीं डाली कोई। और फिर तीसरा, कैलकुलेशन करते हुए कोई गलती तो नहीं की गई। तो हमारा आप देखेंगे पेरोल शीट में जो ज़्यादातर फोकस होता है वो इन बड़े बड़े रिस्क के ऊपर होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में भी, चूँकि देखें मैनेजमेंट का भी तो यही उनका ऑब्जेक्टिव होगा कि पेरोल शीट में किसी किस्म का फ्रॉड ना हो, अनलेस कि वो खुद फ्रॉड करना चाहे वो लगो। लेकिन जो अच्छी मैनेजमेंट है वो ये, तो इसलिए उन्होंने अपने कुछ कंट्रोल्स भी बनाए होते हैं। तो पेरोल शीट में एक जो बड़ा कंट्रोल होता है वो ये कि जो बंदा भी पेरोल शीट प्रिपेयर करता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसको रीचेक करता है पेरोल शीट को कि इसमें कहीं कोई एरर या ओमिशन तो नहीं है। तो ये पेरोल शीट के कंटेंट से पूछे थे। वैसे होना ये चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब आए तो आपके सामने उसका फॉर्मेट आना चाहिए ताकि कुछ अंदाज़ा हो जाए। लेकिन इसमें दो इश्यूज होते हैं। एक इशू ये है कि जब फॉर्मेट सामने आएगा ना, तो आप कंसेप्ट को छोड़ के हो सकता है उस फॉर्मेट को समझना शुरू कर दें और उस फॉर्मेट को देख के नए सवाल आपके जहन में आए। और दूसरा इशू ये होता है, उससे जाहिर आप डायरेक्शन से हट सकते हैं। और दूसरा इशू बड़ा ये होता है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स होती हैं ना जो हम पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, आपको पता है, ठीक है। ये हम अगर फर्म में कहीं पे हमें एक्सेस मिल भी जाए तो हम वो शेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ सर्च करके कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट अगर इंक्लूडिंग सैलरी शीट अगर मुझे मिल गए तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू ना हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर कभी इन फ्यूचर हफ्ते 2 हफ्ते महीने बाद मैं इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूं, आपने सिर्फ एक नज़र उसको देखना है, अपने सारे कंसेप्ट उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी, इस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिर्फ एक नज़र देखना, आपको अंदाजा हो जाए कि अच्छा ये होता है गुड शीट नोट, ये होती है सेल इनवाइस, ये है पेरोल शीट वगैरह वगैरह, या ये है फिक्स एसेट, ये फिक्स एसेट शेड्यूल, ठीक है। सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर कभी मैंने शेयर किया मिल गया तो वो आपने सिर्फ देखना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है और फिर आगे निकलना है। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, पेरोल शीट में आज करेक्ट है कि नहीं, ये अभी हम डिटेल में मजीद पढ़ेंगे। हाँ जी, वो उसका तरीकाकार ये होता है कि हर एम्प्लॉय जो काम करता है ना, उसके आज वर्क का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कॉलेज में भी आए ना, तो आपके लिए तो नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए अटेंडेंस मशीन है, वो थंब इंप्रेशन के जरिए अटेंडेंस लगाते हैं, तो वो टाइम इन और टाइम आउट वहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। मंथ एंड पे जब पेरोल शीट बनती है, इन्हीं आवर्स का टोटल होता है इनकी ना, मंथ एंड के ऊपर एक समरी निकलती है, हर एम्प्लॉय के आगे उसने कितने घंटे, मशीन वो सब आज वक्त भी निकाल देती है, टाइम इन टाइम आउट के डिफरेंस है कितने आज वक्त है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब फिर हम आज के कंसेप्ट, सिर्फ 2 कंसेप्ट हैं आज के, वो भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, और हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 19 तकरीबन पढ़ा हुआ है। पहले 18 ऑडिट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक्स आपने कैफ 7 में पढ़ा होगा। कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है हर कंपनी ने कुछ बुक्स मेंटेन करनी है। एक तो वो बुक्स होती है ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जनरल लेजर ट्रायल वाला वगैरह, वो तो हम चेक कर चुके हैं। स्टैट्यूटरी बुक से मुराद वो वाली बुक्स नहीं है, स्टैट्यूटरी बुक से मुराद है जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर पढ़ा ना आपने, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, फिर रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, ठीक है। इस तरह और कौन से रजिस्टर होते हैं कंपनी लॉ में? रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी रजिस्टर्स हैं हमने ये देखना है कि क्या वो सारे के सारे रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं। Auditor should confirm that required statutory records are maintained by the client company and are up to date। यानी क्या करेगा, जैसे एग्जांपल्स बता रहा है कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, ये पता नहीं 10 साल और 20 साल तक मेंटेन करने होते हैं, ठीक है जी। और फिर इसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस ऑन कंपनीज एसेट्स, कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्टर एंड देयर रेम्यूनरेशन पैकेजेस। ये सारे रजिस्टर कंपनी ने मेंटेन, हमने सिर्फ जाके चेक कर लेना मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं और सही है कि नहीं, यानी साथ साथ जैसे कोई चेंज होता है फौरी तौर पे उधर रिकॉर्ड होना चाहिए, खत्म। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 19 अदर कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये आपने कभी नहीं पूछा हुआ ये। अच्छा, अदर कंसेप्ट्स ऑफ, ये कंसेप्ट आईकैप ने रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, लेकिन केस स्टडी में इन कंसेप्ट्स को आईकैप ने यूज किया है, खास तौर पे एक ये और एक ये तो आईकैप का फ्रीक्वेंटली उसने टेस्ट किया है, और इसको भी केस स्टडी में उसने टेस्ट किया हुआ है कुछ दफा। ये इन्फॉर्मेशन, ये वाला कंसेप्ट नहीं, लेकिन बार पढ़ेंगे हम तीनों। कह रहे ऑडिट एविडेंस के बारे में आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा, जनरल रूल पढ़े वहां पे चैप्टर 3 में। चैप्टर 10 में हमने उस एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं वो पढ़े। अब एविडेंस के बारे में कुछ 2-3 मोटी मोटी बातें हमें सिखा रहा है। पहला, इफ देयर आर डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, एक चीज याद रखिएगा, हम एविडेंस ऑडिट में डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा चैप्टर रिलायबिलिटी में। हर सोर्स ऑफ एविडेंस एक जैसा रिलायबल नहीं होता, कुछ कम है कुछ ज्यादा,
तो अगर कभी आपको एविडेंस तो मिला किसी सोर्स से, लेकिन वो रिलायबल नहीं है, जैसे फर्ज कीजिए आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं किसी अखबार में, किसी न्यूज़ चैनल में, आपको कहीं से कोई टिप मिली किसी स्कैंडल की, स्कैम की, क्या फौरी तौर पे उसको अखबार में छाप देंगे? क्या करेंगे? हाँ, वेरीफाई करेंगे, कोई कॉरोबरेटिव इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सोर्स से या मजीद जहां से भी एविडेंस मिल सकता है। उसी तरीके से एज ऑडिटर हमें भी मुख्तलिफ जगहों से एविडेंस मिल सकता है, कुछ टिप्स मिल सकती हैं। यहाँ पे आपको ये सिखा रहा है कि अगर आपको अपने सोर्स की रिलायबिलिटी पे डाउट होना तो आपने बगैर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म किए आगे नहीं जाना, ठीक है? किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना कि कोई एरिया मिसस्टेटेड है सिर्फ उस एविडेंस की बेस पे। कह रहे इफ देयर आर डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। अब आगे इसकी एग्जांपल दे रहा है। एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे एक सोर्स से हमें एविडेंस मिला, वो कुछ और कह रहा है, दूसरे सोर्स से एविडेंस मिला, कुछ और कह रहा है, इनकंसिस्टेंसी आ गई, ठीक है? तो डाउट्स क्रिएट हो गए कि नहीं हो गए? डाउट्स क्रिएट हो गए, और किसी एक सोर्स के बारे में नहीं, दोनों के बारे में। हालांकि उनमें से कोई एक सही है, कोई एक गलत है, लेकिन हमें तो नहीं पता कौन सही कौन गलत। तो कहता है जब कभी आपको किसी भी सोर्स से एविडेंस मिले और उसमें डाउट्स क्रिएट हो, आपने क्या करना है? एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू रिजॉल्व द मैटर। ये देखने के लिए, मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन सी बात ठीक है, आपने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। और फिर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद आपने देखना है रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या आएगा या हमारी ऑडिट पे इफेक्ट क्या आएगा। हो सकता है इससे आपका रिस्क बढ़े, प्रोसीजर्स बढ़े, ठीक है? जैसे एक केस स्टडी में उसने पूछा, उसने कहा क्लाइंट ने, आपने सीएफओ से पूछा कि क्या कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है आपकी? सीएफओ ने कहा नहीं, लेकिन आपने कंपनी का प्रॉस्पेक्टस पढ़ रहे थे, उसमें कंपनी के कुछ एसोसिएटेड कंपनीज की लिस्ट थी। अब एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टीज होती हैं। अब एक सोर्स कह रहा है रिलेटेड पार्टी है, प्रॉस्पेक्टस कह रहा है रिलेटेड पार्टी है, दूसरा सोर्स सीएफओ कह रहा है रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्या डाउट्स क्रिएट हो गए? अच्छा, पहली चीज जो आपको ये सिखानी है वो ये कि आप ब्लाइंडली रिलाई नहीं करेंगे कि प्रॉस्पेक्टस ठीक है, सीएफओ गलत, या सीएफओ ठीक है, प्रॉस्पेक्टस गलत। इनकंसिस्टेंसी है, डाउट्स क्रिएट हो गए, अब क्या करना चाहिए? फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए इसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है? लेकिन आपका रिस्क इंक्रीज हो गया, आपके प्रोसीजर इंक्रीज हो गए, और अगर सीएफओ गलत साबित हो जाता है तो हो, हाँ, इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट भी डाउटफुल, और फिर अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलेटेड पार्टी को इंक्लूड नहीं करता, मिस स्टेटमेंट इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो जब कभी इनकंसिस्टेंसी की क्लासिक डेफिनेशन क्या, सॉरी, ये डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस हो, इसकी क्लासिक एग्जांपल क्या है? जब एक सोर्स से एविडेंस कुछ और हो, दूसरे सोर्स से एविडेंस कुछ और हो, ठीक है? ये किसी हद तक कंपैरेटिवली इजी एग्जांपल थी। एक इसी कंसेप्ट के ऊपर उसने सीफैब लेवल में भी क्वेश्चन बनाया। उसने कहा एक कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन कराई फिक्स्ड एसेट्स की, रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर शो किया, उसकी रिपोर्ट अवेलेबल थी, आपने रिपोर्ट के मुताबिक वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो थे रिक्वायर कर परफॉर्म कर ली। अच्छा, अब इसमें अहम चीज ये थी कि क्वेश्चन में क्लियरली वो कह चुका था रीवैल्यूएशन के प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, तो उसका मतलब दोबारा नहीं हमने लिखने, सोल्यूशन में नहीं लिखने थे। उससे ट्विस्ट क्या उठाया? उसने कहा जब आप एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे थे, आपको पता चला वैल्यूअर को 2 दफा पेमेंट हुई है। आपने जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखा तो पता चला उसी वैल्यूअर ने एक उसी प्रॉपर्टी की उसी डेट की एक और रिपोर्ट दी थी 3 महीने पहले, उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू कम थी, और अगर उस वैल्यू पे प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करते तो बैंक लोन की कंडीशन वायलेट हो जाती। अब बताइए क्या करना है हमने? बताइए क्या इसमें ऑलरेडी जो आप एविडेंस ऑब्टेन कर चुके हैं उस पर डाउट क्रिएट हो गया कि नहीं? कि भाई प्रॉपर्टी एक है, 2 दफा रिवैल्यूएशन क्यों करवाई, और फिर अमाउंट भी डिफरेंट, ठीक है? हमने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि एक तो रीजन पूछनी है क्यों रिवैल्यूएशन करवाई दोबारा, दूसरा अमाउंट का फर्क क्या है, क्या कोई assumption वगैरह चेंज हुई है, ठीक है? और हम किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को भी एंगेज कर सकते हैं। अगर इससे पता चले कि पुरानी रिपोर्ट ठीक थी तो फिर क्या होगा ये? अच्छा, उसने अमाउंट बताई थी, अमाउंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो शायद कोई 80 मिलियन के करीब उसने कहा था मटीरियलिटी लेवल है, और जो रिवैल्यूएशन रिपोर्ट में फर्क था वो 30 मिलियन का था। अब बताइए कौन सा ओपिनियन? हाँ जी, अमाउंट वाइज ये इमटेरियल है, लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल। क्वालिफाइड ओपिनियन आना चाहिए अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करती। तो समझ आपको कि हम जब हम कहते हैं डाउट्स हो, तो डाउट्स क्रिएट कब हो सकता है? जब इनकंसिस्टेंसी हो, इनकंसिस्टेंसी या डिसएग्रीमेंट या कॉन्ट्राडिक्शन भी इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या है? एक सोर्स का एविडेंस कुछ और कह रहा हो, दूसरे सोर्स का एविडेंस कुछ और कह रहा हो।
ये क्लियर। फिर कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय एंटिटीज यूज बाय ऑडिटर। ये जनरल रूल है हमारा कि हम एंटिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे ना, हम बहुत सी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, खासतौर पे एनालिटिकल प्रोसीजर में। जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स होल्ड, वो क्लाइंट हमें देगा। जैसे यूनिट प्राइस क्या है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव की है, हर वो क्लाइंट है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वो क्लाइंट प्रोवाइड करे। अब इस बात हो रही थी नंबर ऑफ आवर्स वर्क्ड सैलरी शीट में, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करता है। यहां पे आपको सिर्फ एक रूल सिखा रहा है कि जब कभी आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन यूज करें जो एंटिटी ने प्रोड्यूस की है, हमने देखना है कि क्या ये एक्यूरेट और कंप्लीट है कि नहीं। पहले उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे। बगैर एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के हमने उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना। एग्री करते हैं? काम की बात है। और फिर इफ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज्ड बाय ऑडिटर, अगर मैनेजमेंट, इसमें नोट कीजिए सिर्फ एक्सपर्ट का वर्ड उसने यूज नहीं किया, मैनेजमेंट, क्योंकि अभी बातों ही बातों में मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी कि अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे हमारी रिलायंस ना आ रही हो, डाउट्स हो, तो हम एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट। लेकिन याद रखें वो कभी इंगेज किया जाता है कभी अगर हमें मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को चेक कर लेना और कोई डाउट्स ना हो तो फिर ऑडिटर एक्सपर्ट हायर करने की जरूरत नहीं होती, ये में रखिएगा असूल। लेकिन अगर मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट है उस पर कोई डाउट है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसका काम के ऊपर हमें एविडेंस नहीं मिल रहा, अजम्पशन ठीक नहीं उसकी, फिर हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को एंगेज कर सकते हैं। यहां पे कह रहे हैं अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करता है ऑडिटर तो वो क्या करेगा, उसकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं शायद। पहले एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है, फिर उसके काम को वैल्यूएट करना। एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है, उसके काम को वैल्यूएट, लेकिन उसके काम को वैल्यूएट करने के लिए उसका काम थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सीखना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे करते हैं, सीखना नहीं, समझना। क्लियर? तो ये 3, जब कभी एक्सपर्ट, ये बार बार आई कि आप इस कंसेप्ट को टेस्ट कर रहे हैं, और ये हमारा एक चैप्टर 18 है, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको हेडिंग का, इससे पहले रिवैल्यूएशन का एक और कोई रिस्क आया था, इसमें भी आपको 3 हेडिंग सिखाई थी कि एक्सपर्ट को वैल्यूएट करो, उसके वर्क को वैल्यूएट करो, और तीसरा पॉइंट ये था कि फिर देखो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर हुए कि नहीं। तो वहां पे भी मैंने आपको याद होगा जो पहली 2 हेडिंग्स थी ना, उनके साथ रेफर करवाया था कि ये चैप्टर 18 में जाके डिटेल पढ़ेंगे, इन 2 हेडिंग्स की डिटेल बाद में पढ़ें। लेकिन तीसरी जो हेडिंग थी, तो जब कभी रूल बना लीजिए, जब कभी एक्सपर्ट को यूज करना है 3 चीजें देखनी है, एक्सपर्ट को वैल्यूएट करो, उसके वर्क को वैल्यूएट करो, और फिर उसके वर्क के मुताबिक अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर हुआ कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी आपको स्टार्ट में लग रहा होगा कि हम कैसे देख सकते हैं एक्सपर्ट कैसा है, सही है कि नहीं अपने काम में। हाँ, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, मार्केट में रेपुटेशन, शाबाश, यही लिखा है। फिर इसके बाद उसके वर्क की एडुकेशन, उसने रिपोर्ट ठीक दी है कि नहीं, ये कैसे, ये तो उससे भी मुश्किल काम है। ठीक है, अब इसके भी कुछ जनरल पॉइंट्स है, जनरल जो हमने देखने होते हैं, जिससे पता चल जाता है रिपोर्ट ठीक है कि नहीं। भारत, ये 3 छोटे छोटे कंसेप्ट थे, क्लियर? इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेडिंग पढ़ के देखिए, समझ आ रहा है क्या कंसेप्ट क्या है। इसके बाद हमारा चैप्टर 10 यहाँ पे होता है खत्म, और चैप्टर 10 बताया था हमारे सिलेबस में प्रोबेबली सबसे अहम है। ये मैंने स्टार्ट में ही, चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको सिखा दिया था कि चैप्टर 10 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्या रिक्वायर करता है, ठीक है, और फिर आपने किन मिसस्टेटमेंट्स को, किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा फिर से, ताकि कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाए। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। होम असाइनमेंट 19 लिस्ट था। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, जब मैं स्टूडेंट था ना तो हर कंसेप्ट में कोई एक आधा लफ्ज ऐसा होता था जो समझ में नहीं आता था, तो मेरी आदत ये होती थी कि मैं बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देता, समझ नहीं आया मैं रटा लगा लिया करता था। इवन कॉस्ट काउंटिंग में, शायद आपको अजीब लगे ये बात, कॉस्ट काउंटिंग के जो क्वेश्चन होते हैं खासतौर पर ज्यादा वेरियस एनालिसिस, वो मुझे कभी समझ नहीं आया था। लेकिन एक किताब में उसने ना कॉलम बना के सिखाया हुआ था, एक किताब थी इंडियन किसी की, उसने कॉलम बना के सिखाया हुआ था कि स्टैंडर्ड रेट्स इधर है, एक्चुअल रेट्स इधर हैं, फिर वेरियस में। मुझे कुछ नहीं पता होता था कैलकुलेशन क्या, मुझे सिर्फ इतना याद था कि ये वेरियस पूछेगा ना, ये वाले कॉलम की फिगर को इस वाले कॉलम की फिगर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइड करना है। मतलब इस हद तक मैंने, मतलब जो चीज़ समझ ना आए तो मैं उसके साथ पर्सनल नहीं हो जाता था कि सारा कंसेप्ट छोड़ के, सारी किताब छोड़ के इसको समझना है। भाई समझ आ गया पहली दफ़ा, ठीक है, नहीं आया दूसरी दफ़ा कोशिश की, दूसरी दफ़ा भी नहीं समझ आया और रटा लगाया, आगे चले। ठीक है, मेरी अप्रोच कुछ इस तरह की होती थी। तो यहाँ पे क्या बताने लगा था भला मैं, इससे पहले क्या बात कर रहा था? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल छुट्टी की बात नहीं कर रहा।
तो छुट्टी की बात कर रहा था। अच्छा, संडे को आपकी छुट्टी नहीं है जो लास्ट वीक में हो सकता है संडे। अच्छा, साथ ही मुंह देख कैसे बदला है इसका, बिल्कुल लटक है। चले, नहीं छुट्टी की बात नहीं कर रहा था मैं, बात ये कर रहा था कि आप जब किताब पढ़ रहे होते हैं ना, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं समझ में नहीं आते, तो वो डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, सब्जेक्ट की। तो कोशिश मैं स्टूडेंट था, कोशिश क्या करता, समझ आया नहीं समझ आया तो बस उसको रटा लगा के आगे निकला। मतलब उस एक लफ्ज की वजह से मैं आगे जाना नहीं छोड़ता था। ठीक है, कर लिया उसको, अच्छा भी नहीं तो बाद में हो सकता है अगले किसी चैप्टर में कोई कंसेप्ट ऐसा है उसके बाद ही समझ आ जाए, तो ये चल सकता है। यानी आपको एक चैप्टर के अभी भी चैप्टर 1 या 2 में शायद आपको कोई ऐसा एक दो लफ्ज हो जो समझ में नहीं आए। मोस्ट ऑफ द एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, कोई बात नहीं, याद करके आगे चला। लेकिन पेपर के अंदर, पेपर में बैठ के एक एक लफ्ज आपको समझ आना चाहिए। तो जब कभी कोई भी क्वेश्चन आए ना, ये आपने टारगेट रखा सारे पेपर के लिए, खासतौर पर ऑडिट में सूल बता रहा हूँ, क्वेश्चन का एक एक लफ्ज आपको समझ आना चाहिए। आपकी बुक का कोई एक लफ्ज समझ नहीं आया ना, वो इतना खतरनाक नहीं है। क्वेश्चन के अंदर कोई एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ जो आपको समझ नहीं आया, तो ये खतरनाक बात है, क्योंकि हो सकता है उस एक लफ्ज की इम्प्लीकेशन ज्यादा हो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल कंसेप्ट। तो आपने ये इंश्योर करना है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम पास पेपर की प्रैक्टिस कराते हैं तो मैं एक एक लफ्ज कोशिश करता हूँ पढ़ाऊँ आपको, और जो अहम अल्फाज होते हैं उनको अंडरलाइन भी, ताकि आपको पता चले कि ऑडिट में कौन कौन से अल्फाज क्वेश्चन में क्रिटिकल होते हैं और इनसे हमने कैसे डिसाइड करना है कि सोल्यूशन में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो किताब पढ़ते हुए अगर कोई एक आधा लफ्ज समझ में नहीं आया, रटा लगाएं, आगे चलें, अपनी लर्निंग ना रोकें। लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन में कोई एक लफ्ज भी समझ नहीं आया ना, उसको अंडरलाइन करें और वो पूछा करें अगर समझ नहीं आया। तो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन 19, जब तक प्रोजेक्टर ऑन होता है। क्वेश्चन 19, लिस्ट द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दैट मे बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर टू वेरीफाई द पेरोल। क्लियर? अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताइए कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स बताएंगे या पेरोल शीट वाले प्रोसीजर? हाँ, दोनों। जिस स्टूडेंट को ये कंसेप्ट याद है ना कि एनालिटिकल प्रोसीजर भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर का हिस्सा होते हैं, वो ये दोनों पॉइंट लिखेगा। तो दोनों लिखने, एनालिटिकल प्रोसीजर भी और पेरोल शीट वाले भी, शाबाश। और फिर इसके बाद 20 क्वेश्चन कौन सा है? 20 क्वेश्चन वो भी रिप्रोडक्शन वाला है। कह रहा है इन योर ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हाउ वुड यू वेरीफाई द इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्डेड। जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हुई है वो आप कैसे वेरीफाई करेंगे? तो जो अभी इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट है उसको पढ़ेंगे, रेट उठाएंगे, पीरियड आउटस्टैंडिंग है उसे मल्टीप्लाई करें, एनालिटिकल प्रोसीजर है बेसिकली। ठीक है, लेकिन इस एनालिटिकल प्रोसीजर में एक टेस्ट ऑफ डिटेल भी परफॉर्म कर सकते हैं आप कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो देख ले बाद में रिसीव भी हुआ कि नहीं, कैलकुलेट तो कर ली कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। ये जो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में इंस्पेक्ट करना है ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो है, लेकिन ये एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है, ये टेस्ट ऑफ डिटेल है। बस समझ आ रहा है? एनालिटिकल प्रोसीजर में हम कैलकुलेशन कंफर्म करते हैं अमाउंट ठीक है कि नहीं, और उस अमाउंट की एक्चुअली पेमेंट होगी या कि नहीं, बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस करना है, कैश बुक में ट्रेस करना है। ये कौन सा प्रोसीजर होगा? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। चलिए अब चलते हैं हम अपने केस स्टडी वाले क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन 40 था असाइनमेंट में। लिस्ट द ऑडिट वर्क यू वुड अंडरटेक इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश। ऑडिट वर्क से क्या मुराद है? ऑडिट वर्क से क्या मुराद है? ऑडिट प्रोसीजर बताने हैं। You would undertake in order to establish that the provision for slow moving and obsolete inventory is fairly stated at 31st March। कि जो स्लो मूविंग इन्वेंट्री है वो फेयरली स्टेटेड है। क्या कहना चाह रहा है? हाँ जी, फेयरली स्टेटेड कब होगी? स्लो मूविंग इन्वेंट्री फेयरली स्टेटेड तब होगी जब वो एनआरबी पे राइट डाउन की जाएगी। तो वैसे तो रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे अंदाजा हो गया कि क्या लिखना है, लेकिन फिर भी एहतियातन क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, शायद क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट हो, कोई खास एंगल की तरफ वो हमें लेके जाए जिसको हमने सोल्यूशन में डिस्कस करना हो। एहतियातन पढ़ता हूँ। You are responsible for the audit of inventory of Cedar Limited for the year ended 31st March 2007. Company maintains computerized inventory record which are supported by continuous counting and consequently the company does not have a full count at year end। इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि इन्वेंट्री, पहला तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है वो मैनुअल नहीं कंप्यूटर पे बन रहा है। हमने कहा ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, कंप्यूटर पे अगर आप काउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे इससे गलतियां भी कम होगी, काम भी जल्दी होगा। इससे हमारे प्रोसीजर पे कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय इसके कि चूंकि क्लाइंट आईटी सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहा है तो शायद हमें भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए कंप्यूटर सिस्टम को यूज करना पड़े। जब ऑडिटर कंप्यूटर सिस्टम को यूज करता है तो उसे क्या कहते हैं, बताया था मैंने किसी लेक्चर में। ऑडिटर जब कंप्यूटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में कंप्यूटर सिस्टम क्या कहते हैं?
शाबाश, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कैट। और फिर ये भी बताया होगा कि क्या हमने कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स भी सीखनी है? हाँ, ये किस चैप्टर में? चैप्टर 13, शाबाश, चैप्टर 13 में, बिल्कुल सही कहा। द कंपनी मेंटेन्स कंप्यूटराइज्ड इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, क्लियर हो गया। अच्छा, विच आर सपोर्टेड बाय कंटिन्यूस काउंटिंग। कंटिन्यूस काउंटिंग और फुल काउंट में फर्क क्या होता है, ये सुन लीजिए, आपके लिए नई टर्म होगी। जिन क्लाइंट्स के ब्रांचेस ज्यादा होती है ना, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, फॉर एग्जांपल गोरमे की एग्जांपल ले लीजिए, या ऐसे चेन रेस्टोरेंट, बेकरी रेस्टोरेंट, जिसके पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल 500 ब्रांचेस हैं, उनकी हर ब्रांच में कुछ ना कुछ इन्वेंट्री पड़ी है। ऐसे क्लाइंट के लिए पॉसिबल नहीं होता, उनके अपने इंटरनल सिस्टम के लिए, कि वो हर मंथ एंड के ऊपर हर रेस्टोरेंट का स्टॉक काउंट करे। उनके पास इतनी टीम नहीं होती, तो वो स्टॉक काउंट करते हैं, उसे कहते हैं कंटिन्यूस काउंटिंग। कंटिन्यूस काउंटिंग का मतलब है वो हर महीने या हर हफ्ते स्टॉक काउंट करते रहे। भाई इस हफ्ते इस 5 ब्रांचेस का स्टॉक काउंट करेगी टीम में वही 2 लोग हैं। इस हफ्ते इनका स्टॉक काउंट, अगले हफ्ते इन 5 ब्रांचेस का स्टॉक काउंट होगा, उससे अगले हफ्ते इन 10 ब्रांचेस का स्टॉक काउंट होगा। इसे फिर कहते हैं कंटिन्यूस, क्योंकि उन्होंने ये भी इंश्योर करना है कि उनका बैलेंस फिजिकल बैलेंस के साथ मैच कर रहा हो, और किसी एक टाइम पे उनके पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो 500 के 500 रेस्टोरेंट्स या ब्रांचेस को स्टॉक काउंट कर सके। तो एक अप्रोच उन्होंने क्या निकाली है, ठीक है, कंटिन्यूस स्टॉक काउंट। कंटिन्यूस स्टॉक काउंट का मतलब क्या है, ये नहीं है कंटिन्यूस के हर रोज हर मिनट के बाद स्टॉक काउंट हो रहा होगा, नहीं। इसका मतलब यह आपके यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं, कुछ यूनिट्स का आप एक हफ्ते में स्टॉक काउंट करेंगे, कुछ यूनिट्स का दूसरे हफ्ते में, या बाज का तो उन्होंने मंथ वाइज तरतीब लगाई होती है कि इस महीने में इस 50 यूनिट्स का स्टॉक काउंट होगा, इस महीने में इन 50 यूनिट्स का स्टॉक काउंट होगा। यह कंटिन्यू। एज ऑडिटर याद रखे, अगर वो इस तरह का स्टॉक काउंट करते हैं कंटिन्यू, फुल नहीं करते। फुल का मतलब क्या है कि सारे का सारा स्टॉक काउंट ये, तो जो कंटिन्यूस स्टॉक काउंट होता है, इसमें हमारे लिए एज ऑडिटर रिस्क है कि आपने, हमें तो देखे साल के दौरान में क्या हो रहा है इससे गर्ज नहीं है, हमें तो इससे गर्ज है कि 31 दिसंबर में स्टॉक पूरा है कि नहीं, और पता चलेगा 31 दिसंबर वाले दिन जिनकी बारी थी 50 की, सिर्फ उन्हीं का स्टॉक काउंट हुआ है, तो हम कहेंगे भाई बाकी का 450 का तो हुआ ही नहीं, तो ये हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। याद रखे, फुल स्टॉक काउंट होता है तो हमारा रिस्क कम होता है, क्योंकि इसका मतलब है 31 दिसंबर में सारे यूनिट, और नॉर्मली फुल स्टॉक काउंट ही होता है नॉर्मली। कभी कभार कोई क्लाइंट ऐसा हो जो कि बहुत बड़ा क्लाइंट है, पूरे पाकिस्तान में उसकी ब्रांचेस हैं, उनमें फिर हो सकता है कंटिन्यूस स्टॉक काउंट करते हो। बहरहाल अगर वो हमसे पूछता ना इसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे कमेंट करो, तो हम शायद इसको एक वीकनेस के तौर पे लिखते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कंटिन्यूस काउंटिंग होती है, इसलिए कंपनी डज नॉट हैव फुल काउंट एट ईयर एंड। ईयर एंड पे सबका इकट्ठा काउंट नहीं करते, बारियां लगाई हुई उन्होंने। द कंप्यूटर सिस्टम रूटीनली जनरेट्स एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन लिस्टिंग डिटेलिंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच लाइन एंड एन एजिड इन्वेंट्री लिस्ट, यानी लिस्ट पर एक स्टॉक शीट, ये स्टॉक शीट की बात कर रहा है, जिसमें इन्वेंट्री की आइटम्स होती है, कॉस्ट है, सेल प्राइस होती है, ठीक है, और इन्वेंट्री की एजिंग भी होती है। एजिंग से क्या मुराद है, कौन सी इन्वेंट्री कितनी पुरानी है। डिटेलिंग द एवरेज लेंथ ऑफ टाइम द आइटम हैज बीन इन द वेयरहाउस। सिडार हैज इंक्लूडेड ए प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग एंड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। तो पूछा उसने इन्वेंट्री की प्रोविजन के बारे में, यानी एनआरवी। हाँ, प्रैक्टिस में बाजू का स्टूडेंट कहते हैं सर इसके लिए प्रोविजन का वर्ड क्यों बोला इसने, तो प्रोविजन का वर्ड इसलिए बोला है कि कास्ट से जब एनआरवी पे राइट डाउन करेंगे तो काउंटिंग में नॉर्मली जब किसी अमाउंट को राइट डाउन करते हैं तो उसके लिए प्रोविजन का वर्ड बोला जाता है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसीलिए, वरना असल में क्या पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, इसे एनआरवीज की कैलकुलेट करना है, कैसे इंश्योर करेंगे। तो प्रोसीजर हमारे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाले ही हैं, लेकिन हमने कोशिश करनी है अपने सोल्यूशन के अंदर ये जो उसने डॉक्यूमेंट्स यूज किए ना या अल्फाज यूज किए हैं, हो सके तो इनको यूज कर लें, ठीक है, हो सके तो इन अल्फाज को यूज कर लें कि वी शैल ऑब्टेन एवरेज एज फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जनरल प्रोसीजर वही होंगे। अगर आप वो जो हमने प्रोसीजर सीखे एज इट इज भी लिख देना वैल्यूएशन वाले, फिर भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कोशिश करें जैसे हम कोड ऑफ एथिक्स में करते थे ना, वैसे तो जो थ्रेड राइज होता है वो प्रोसीजर एज इट इज लिख दें, वो भी ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन वो भी ठीक है, गलत तो नहीं होता था। इंडिविजुअल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एंगेजमेंट ये, लेकिन अगर वहां पे इंडिविजुअल की जगह पे उस बंदे का नाम लिख दें जो केस स्टडी में, तो टेक्निकली प्रोसीजर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाती है। तो उसी तरह एक और जनरल रूल बता रहा हूं, अगर इस तरह क्वेश्चन में वो आपसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछे और उसने कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन भी बताई हो, तो आपने कोशिश ये करनी है एज इट इज प्रोसीजर लिख देंगे वो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करनी है क्वेश्चन के अंदर जो नाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज हुई हैं वो लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कल क्लार्क को वो डेटर्स का कोई नाम दे के कहता है कि इसके ऊपर बताओ प्रोविजन रिकॉर्ड की गई है कि नहीं, सही, तो आप वर्ड डेटर यूज करने की बजाय
उस पर्सन का डेटर का नाम यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हैं? बहरहाल इसकी रिक्वायरमेंट तो उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद है वैल्यूएशन इन्वेंटरी के? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नेक्स्ट 41 ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ टारस लिमिटेड, अच्छा सॉरी पहले रिक्वायरमेंट असूल है, एक्सप्लेन व्हाई दिस मैटर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। कुछ समझ नहीं आ रही रिक्वायरमेंट पढ़ के कौन सा मैटर है, किस चैप्टर का कंसेप्ट है, किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का। क्या इसका ये मतलब है कि मेरी ऑडिट की तैयारी ठीक नहीं है क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ के पता नहीं? इसका मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट में उसने बताया ही नहीं। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि ये किस चैप्टर का कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ टारस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 December 2006 you were assigned the responsibility of auditing the cash and bank figure in the balance sheet. कैश एंड बैंक फिगर का ऑडिट कर रहे थे। While checking the bank reconciliation, you discovered that receipts from customer listed as outstanding lodgements at year end were cleared through the bank on 20 अक्टूबर 2006। इशू समझ रहे हैं? यानी हमारे पास चेक आ चुके थे लेकिन पेमेंट बैंक में क्लियर हुए 20 दिन के बाद। इसमें क्या क्या क्यों इन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? टाइम ज्यादा लग गया। एक फ्रॉड आपको बताता हूं जो शायद आपको लगे कि ये फ्रॉड है ही नहीं। हेड ऑफिस की तरफ से फैक्ट्री सुपरवाइजर को सारे फैक्ट्री वर्कर्स के सैलरी का चेक आता था मंथली बेसिस। हेड ऑफिस वाले चेक भेजते थे 31 तारीख को या 30 तारीख जो मंथ का लास्ट डे होता है, और वो बंदा जो पेमेंट वो उसके अकाउंट में आ जाते थे। वो जो पेमेंट करता था वो अगले महीने की 7 तारीख को करता था, 31 तारीख को नहीं करता था। अब चूंकि हर महीने पेमेंट हो रही है, एम्प्लॉइज को भी मिल रही है, तो किसी को कोई अनयूअल चीज इसमें नजर नहीं आई। क्या आपको एज ऑडिटर कोई अनयूअल चीज नजर आ रही है? क्या 7 दिन का इंटरेस्ट, ये उसका फ्रॉड था। वो 7 दिन का इंटरेस्ट खुद खा रहा था। ठीक है, जो 7 दिन तक उसके, अब आपको पता है कि वो डेली बेसिस के ऊपर जो आपका बैलेंस होता है ना बैंक में, पुराने जमाने में होता था वो मंथली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट मिलता था। अब तो आपका जो डेली बैलेंस होता है उसके मुताबिक इंटरेस्ट चाहे क्रेडिट मंथ एंड पे करे, लेकिन वो जो शुरू में आपका बैलेंस था उसके ऊपर कैलकुलेशन हो जाएगी। तो याद रखें ये डिले ट्रांजैक्शन भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए यूज होती है। अब इसमें भी इसी तरह की इंडिकेशन लग रही है कि कस्टमर ने चेक दे दिया, जो तो चेक कंपनी के नाम पे थे वो तो उसने फौरी जमा करवा दिए होंगे, और जो चेक ओपन थे वो पहले उसने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाए होंगे और फिर अपने बैंक अकाउंट से कंपनी के बैंक अकाउंट में। क्लियर हो गया? अब देखिए कस्टमर का अकाउंट भी क्लियर हो गया। मंथ एंड के ऊपर जब अकाउंट स्टेटमेंट भेजेंगे उसमें तो क्लियर हो चुका होगा, कस्टमर भी एतराज नहीं करेगा और कंपनी भी एतराज नहीं करेगी। लेकिन क्या फ्रॉड हो रहा है? बिल्कुल, कंपनी के फंड्स यूटिलाइज कर रहा है अनऑथराइज्ड पर्सन। चलिए, अच्छा आपने देखा एक सैंपल सेलेक्ट किया, आपको पता चला सेल इनवॉइस जो है 10 मार्च की वो 15 मार्च को रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, सेल में बन गई थी 10 मार्च को, रिकॉर्ड हुई 15 मार्च को। आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले से पूछा, उसने कहा सर असल में ना इनवाइसिंग डिपार्टमेंट से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आते आते ना डिले हो जाता है, तो कुछ थोड़ा सा वो डिले कर देते हैं, कुछ फिर हमारे पास आता है, हम भी कहते हैं जरा 3-4 दिन की इकट्ठी ट्रांजैक्शन एक ही दफा रिकॉर्ड कर देंगे, रोज क्या सर खपाना। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें, ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड हो जाती है। और आपने देखा उस दिन की ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड हो गई थी, सही अमाउंट के साथ रिकॉर्ड हुई थी। ठीक है, 10 मार्च की ट्रांजैक्शन 15 मार्च को सारी की सारी है सही अमाउंट के साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका मतलब है कि ईयर एंड पे 5 दिनों का सेल रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, वो अगले साल की होगी, क्योंकि इस पूरे साल में जो प्रैक्टिस चलती रही है साल एंड पे तो उसी प्रैक्टिस का चलेगा। हमारा रिस्क ऑफ कट ऑफ बढ़ गया, कट ऑफ एरर का रिस्क। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा, जो हमारा रूल है कि जो जिस दिन की ट्रांजैक्शन हो उसी दिन रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये जब चैप्टर 12 पढ़ेंगे ना इंटरनल कंट्रोल वाला, उसमें एक चीज बार बार आएगी, क्या कि क्लाइंट का प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए। चैप्टर 12 इंटरनल कंट्रोल के ऊपर बेस कर रहे हैं ना। इंटरनल कंट्रोल क्या है? क्लाइंट के पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। उसमें एक चीज बार बार पता है क्या आएगी कि जो ट्रांजैक्शन जिस दिन हो गई ना उसी दिन रिकॉर्ड करके फिर सोने जाना घर, उससे पहले नहीं जाना। अगर आपका एक दिन की भी गलती होगी ना, ट्रांजैक्शन गुड डिस्पैच नोट आज बना है, सेल कल रिकॉर्ड हो गई, ये भी गलती है। अच्छा, पूरे साल में हम इसको मिस स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन जब 31 दिसंबर आएगा तो हम इसको मिस स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। इंटरनल कंट्रोल में एक प्रॉब्लम बार बार क्या आएगी, एक वीकनेस। इंटरनल कंट्रोल में पता है क्या करेगा? वो केस स्टडी बनाएगा, वो आपको किसी क्लाइंट का सिस्टम बताएगा, परचेज सिस्टम, सेल सिस्टम, फिर पेरोल सिस्टम, और कहेगा इसमें से गलतियां ढूंढो। क्या प्रैक्टिस में गलतियां कर रहा है क्लाइंट, तो उसमें एक जो गलती प्रैक्टिस की प्रोसीजर की गलती बार बार आएगी मुख्तलिफ केस स्टडी में। क्या होगी भला? कि ट्रांजैक्शन अकर किसी और दिन हो रही है, रिकॉर्ड किसी और दिन, हालांकि जिस दिन अकर हो उसी दिन रिकॉर्ड होनी चाहिए।
ठीक है जी। अब सिर्फ एक कंसेप्ट देखिए, आज टाइम हमारे पास है, आखिरी लेक्चर है ना, तो मैं ये चाह रहा था कि अगला ना शुरू करूं। आप जरा चैप्टर 12 को देख ले एक दफा, आपको पता चल जाए चैप्टर 12 है क्या। जैसे मैंने बताया, मैंने क्या बताया, चैप्टर 12 क्या है, इसमें वो आपको मुख्तलिफ एरियाज के इंटरनल कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बताएगा। क्या बताएगा, मुख्तलिफ क्लाइंट के मुख्तलिफ एरियाज के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बताएगा, और हमने देखना होगा कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं। अब आपने नहीं ज्यादा नहीं देखना, परेशान हो जाएंगे, डब्बे शब्बे देख के परेशान हो जाएंगे, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ नजर का धोखा है, ये जो जितने भी डब्बे नजर आ रहे हैं ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे, पहले एक दफा देख ले चैप्टर 12, चैप्टर 12 के सारे डब्बे देखें, देख लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे आपने याद करने हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। अच्छा, आप नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, आप रैंडमली कोई भी पेज खोल लीजिए इस चैप्टर 12 का, रैंडमली आप देखिए। अच्छा, इसमें पहले तो देखिए सिस्टम कितने हैं जो हमें वो सिखा रहा है। वो है सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 से लेके 8 तक है, पेरोल सिस्टम, कैश एंड बैंक सिस्टम, इन्वेंटरी सिस्टम, नॉन करंट। इसका मतलब है वो इसमें हमें सिखाएगा कि हर एक एरिया के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूं इन्वेंटरी को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर, ठक 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 बताएंगे, सेल्स के लिए ठक ठक, पेरोल ठक ठक बताएंगे, ऐसे वो। अब चैप्टर 12 में क्या करेगा, आपको इंटरनल कंट्रोल याद रखिए क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये बताएगा कि क्लाइंट जब पेरोल प्रिपेयर करता है तो क्या क्या काम करता है। हाँ जी, यानी ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर है। चैप्टर 12 क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला चैप्टर है। जो चैप्टर 10 था वो क्या था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला चैप्टर, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी भी सिस्टम अपनी मर्जी का, चाहे सेल सिस्टम है, परचेज सिस्टम है, पेरोल है, कैश एंड बैंक, उसको खोल लें, उसको खोल लें, और एक दफा परेशान हो जाएं, तो कैश एंड बैंक का सिस्टम आ गया मेरे साथ, इतने डब्बे इतने। लेकिन आप एक चीज और नोट कीजिए, इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने बोल्ड किए हैं, बोल्ड समझते हैं, गहरे किए हमने। असल में आपने पूरा डब्बा याद नहीं करना, पूरा बॉक्स याद नहीं करना, सिर्फ वो कीवर्ड्स याद करने, वो याद कर लेंगे। यानी देख लें कहाँ वो 150 ज्यादा हो गया, 100 के करीब आपके प्रोसीजर कंट्रोल्स एक्टिविटीज थे, और कहाँ सिर्फ वो कुछ अल्फाज बन गए। लेकिन याद रखें, इन अल्फाज से कंट्रोल एक्टिविटी बनाना, पूरा सेंटेंस बनाना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये एक स्किल है, ये एक स्किल है जो हमने सीखनी है, जो हमने सीखनी है इंशाल्लाह। तो इसलिए इसमें परेशान नहीं होना, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि असल में जब चलते चलते कोई ऐसा कंसेप्ट हो ना जो फ्यूचर का है, तो पढ़ना तो है ही, अगर हल्का सा आइडिया दे देना अभी बच्चे को तो बेस बन जाती है, पता चलता, थीम पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज हमने इधर जाके कवर करनी है, उस वक्त फिर मुझे आसानी हो जाती है। अभी चले वापिस आ जाए, भूल जाए सारा कुछ जो कि किनकी बुक थी, हाँ वापिस आ जाए। तो क्या बात हो रही थी, हो गई बात, अच्छा छुट्टी की बात नहीं हो रही थी, छुट्टी की बात नहीं हो रही थी। तो कंट्रोल्स, तो यहाँ हाँ कैश एंड बैंक, तो इसमें हाँ मैं बता रहा था कंट्रोल्स में बार बार एक कंट्रोल आएगा, क्या, ट्रांजैक्शन शुड बी टाइमली रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन शुड बी, किसी भी सिस्टम में, चाहे सेल सिस्टम हो, परचेज सिस्टम हो, पेरोल सिस्टम हो, अगर ट्रांजैक्शन टाइमली रिकॉर्ड नहीं हो रही ना तो वो वीकनेस है, वो वीकनेस है। ये समझ लें 5 कंसेप्ट आपने सीख लिए जो चैप्टर 12 के थे। अब आगे चलते हैं, वापिस आ जाते हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो ये समझ लगे क्यों, क्योंकि टाइमली रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो इसमें कुछ एरर या फ्रॉड का रिस्क है। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी आगे। अब ये केस स्टडी के तो हम एक्सपर्ट है, अगर हमने 1 पेजर याद किया हुआ है। एक स्टूडेंट कहने लगा सर 1 पेजर तो मैंने जब से आपने इग्नोर किया हुआ है। मैं कहा इग्नोर किया सर, आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा मैंने कब कहा था, मैंने सारा एक मेहनत करके पेज बनाया आपको दिया और कहा इसको इग्नोर करने। कहते नहीं सर आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं, आपने कहा था कि ये 1 पेजर सारे प्रोसीजर नहीं है बुक में, जो बुक में, तो ICAP में तो सारे प्रोसीजर लिखने हैं ना, सारे प्रोसीजर, इसीलिए मैंने कहा सारे प्रोसीजर ही याद करते हैं, इसको 1 पेजर को छोड़ दिया। लेकिन मसला है केस स्टडी नहीं सॉल्व हो रही, मसला है केस, हाँ जी। तो वो जो बुक है ना, बुक के सारे प्रोसीजर लिखने हैं, लेकिन वो रटे वाले क्वेश्चन के लिए है। केस स्टडी के लिए क्या है, 1 पेजर, बुक सारी याद कर लेंगे, अगर 1 पेजर नहीं किया तो केस स्टडी नहीं होगी, और अगर 1 पेजर कर लिया, बुक बिल्कुल नहीं की, केस स्टडी हो जाएगी, लेकिन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं होगा। तो हमने रिस्क नहीं लेना, लेकिन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है, 1 पेजर को, ये ज़हन में रखिएगा।
ये क्वेश्चन आज हमारे सामने आई कैप का क्वेश्चन है। पहले रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब द स्टेप्स दैट विल बी परफॉर्म्ड इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। स्टेप से क्या मुराद है? ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कभी स्टेप्स कह देता है, कभी की ऑडिट प्रोसीजर कहता है, कभी कोर्स ऑफ एक्शन कह देता है, वगैरह वगैरह। एंड को अंडरलाइन करें। रिक्वायरमेंट के अंदर एंड का लफ्ज क्रिटिकल क्यों है? हाँ, क्योंकि अब ये अगली रिक्वायरमेंट को, इसका मतलब है इसकी हेडिंग हमारी अलग बनेगी, एंड के बाद वाली रिक्वायरमेंट की हेडिंग अलग। एंड डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन द अबव ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट पे फैक्ट भी बताना है, कोई बात नहीं है तो अच्छा हो गया, क्योंकि नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट पे फैक्ट बच्चों का स्ट्रांग होता है। बस एक बात नहीं समझ आई उन्हें, कभी वो नहीं आती, एंड तक नहीं आती कि मॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या फर्क है। हाँ, लेकिन इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता, सर मिस स्टेटमेंट है, फैक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सपर्ट, कोई प्रॉब्लम। आई क्या पूछता भी नहीं होता, ये सवाल नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है। हाँ, तो जब पेपर पास कर लें, पेपर आई कैप नहीं पूछता ये नॉर्मली, आई कैप ने सिर्फ एक दफा सवाल पूछा हुआ है, वो भी के 15 साल पहले। ये इंटरव्यू में पूछे तो इंटरव्यू जाने से पहले पूछ लीजिएगा, सर ये मॉडिफाइड ओपिनियन मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या फर्क है, बता दूं नहीं कहें सर एक दफा फिर से बता दें कि मॉडिफाइड रिपोर्ट इज इक्वल टू मॉडिफाइड ओपिनियन और या एम से, हाँ आ गया याद, बस ये। हाँ, तो बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि मॉडिफाइड रिपोर्ट में एमसीज ऑफ मैटर तो हो और मॉडिफाइड ओपिनियन ना हो? अच्छा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन वाली रिपोर्ट को कभी मॉडिफाइड रिपोर्ट कह सकते हैं? कब? जब एमसी मैटर हो, जब अदर। बेहतरीन, यस। वापिस आते हैं। यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ फर्म एंड योर मैनेजर हैज हाईलाइटेड द फॉलोइंग मैटर्स। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ तारिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 790। क्यों दिया प्रॉफिट? शाबाश। TL provides 3-year warranty to its customer and has made provision of rupees 80 million in this regard। ठीक किया, प्रोविजन रिकॉर्ड की वारंटी दे रहे हैं, प्रोविजन रिकॉर्ड की ठीक किया। चैप्टर 11 में एक जगह उसने कहा कि पिछले साल वारंटी 3 साल की थी, प्रोविजन की थी, इस साल सेल नहीं हो रही थी, बढ़ाने के लिए वारंटी 5 साल की कर दी और अमाउंट 80 मिलियन थी इस दफा में। कोई रिस्क है? बिल्कुल रिस्क है, शाबाश, क्योंकि जैसे वारंटी पीरियड बढ़े वैसे ही अमाउंट ऑफ प्रोविजन भी बढ़नी चाहिए। कह रहे मैनेजमेंट कैरीज आउट द कंप्यूटेशन इंटरनली। मैनेजमेंट कैलकुलेशन खुद कर, ठीक है खुद कर ले, किसी एक्सपर्ट से कर ले, हमें क्या, खुद भी करती है, कभी एक्सपर्ट को भी एंगेज कर लेती है। द प्रोसेस इज कम्प्लेक्स एंड बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशन। ये जो लाइन उसने लिखी है इसके पीछे हिकमत है की ऑडिट मैटर। ये जो लाइन है ऐसे ही नहीं लिख दी उसने, वरना मजाल है आई कैप अपने सवाल को कह दे कम्प्लेक्स है, अपनी किसी को कहते बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इट वाज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बट स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन खुद से कह रहा है कम्प्लेक्स है, तो फिर तो कोई मसला, तो की ऑडिट मैटर रिस्क है और की ऑडिट मैटर। Therefore, your firm has appointed an expert after following all the necessary procedure for assessing the competence, capability and objectivity of expert। इसी के शायद एग्जामिनर कमेंट्स में उसने मेंशन किया था, उसने कहा क्वेश्चन के अंदर मैंने क्लियरली कह दिया था कि आप ये काम कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने फिर वो चैप्टर 18 वाले प्रोसीजर लिख दिए, एक्सपर्ट की कंपिटेंस को कैसे वैल्यूएट करना है, ऑब्जेक्टिविटी को कैसे वैल्यूएट करना है। हालांकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कर चुके। ठीक है, हमने अपॉइंट किया एक्सपर्ट को। अच्छा, इसका मतलब है एक्सपर्ट, अच्छा नोट कीजिए, एक्सपर्ट से रिलेटेड प्रोसीजर परफॉर्म कर चुके हैं, उसके वर्क से रिलेटेड नहीं किए। तो आपने यहां पे प्रोसीजर में क्या लिखना है, उसके वर्क को, क्या देखेंगे उसकी अमाउंट क्लाइंट की अमाउंट के साथ मैच करती है, उसकी अजम्पशन रीजनेबल है, अमाउंट क्लाइंट के साथ मैच करते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, ये 2-3 चीजें उसको अंडरस्टैंड भी करना है, उसके वर्क को वैल्यूएट करने से पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग तो हासिल करेंगे तो फिर ही वर्क होगा। ये वाले प्रोसीजर जो है ना, ये हम चैप्टर 18 के पढ़ेंगे, चैप्टर 18 में, ये अभी नहीं है। लेकिन इशू क्या है, वो कह रहा है एक्सपर्ट को आपने एंगेज किया है, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को चेक कर लिया, तो कौन सी चीज रह गई है, उसका वर्क। अब उसके वर्क को कैसे वैल्यूएट करना है, ये चैप्टर 18 का कंसेप्ट है, आपको अभी शायद सोल्यूशन समझ नहीं आया होगा। ठीक है, लेकिन 1-2 हवा में तीर चला सकते हैं आप, कि उसके रिपोर्ट को रीड करेंगे, अमाउंट देखेंगे मैच करती है, अजम्पशन देखेंगे रीजनेबल है, कंक्लूजन इस तरह की जनरल डिस्कशन कर दें। अभी तक के, जब तक चैप्टर 18 नहीं पढ़ते, चैप्टर 18 में आप स्पेसिफिक डिस्कशन के काबिल हो जाएंगे। अब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए, इसका क्या होगा, इसका अगर ठीक रिकॉर्ड हो जाए, अगर पता चलता है प्रोविजन फॉर वारंटी ठीक थी, अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस की ऑर्डर, और अगर प्रोविजन ठीक नहीं होती तो मिस स्टेटमेंट। शाबाश। अच्छा बताइए, क्या सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन और की ऑडिट मैटर ये नाम लिख देंगे, या क्वालिफाइड ओपिनियन के साथ बेसिवा क्वालिफाइड ओपिनियन
और की ऑर्डर मैटर के अंदर व्हाट, व्हाई और हाउ ये भी मेंशन करेंगे। शाबाश, ये भी मेंशन करना है। ठीक है, जब हम इफेक्ट बता रहे होते हैं तो सिर्फ किसी पैराग्राफ की हेडिंग नहीं बता देते कि ये पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है ब्रीफली वो भी बताते हैं। याद है एमसीक्यू मैटर में भी बताते थे, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी में भी बताते थे। ठीक है, सिर्फ ये नहीं लिख देना बेसिस क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन भी लिखना है। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर जो इंफॉर्मेशन आएगी शाबाश वो भी लिखनी। क्लियर? तो इसमें तकरीबन आधा क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस कह लें जो चैप्टर 18 में होगा। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड कर लें कि एक्सपर्ट इंगेज किया है हमने, उसको वैल्यूएट किया, उसके काम को भी वैल्यूएट करना है, उसको वो वैल्यूएट कर चुका है वो नहीं लिखना। वर्क के वैल्यूएशन के प्रोसीजर लिखने हैं जो भी हमने नहीं पढ़े। प्रोविजन के भी लिख सकते हैं, हाँ प्रोविजन के लिख सकते हैं, बिल्कुल वारंटी प्रोविजन के भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जब आप देखेंगे ना वर्क के अंदर कवर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर एक्सपर्ट की तरफ बात ना लेके जाता, जैसे ये वाला अगर ये दो लाइंस ना होती तो फिर हमारा ये प्रोविजन का ही और प्रोविजन फॉर वारंटी के प्रोसीजर है हमारे 1 पेजर में, फिर आप पूरे का पूरा सवाल वही छाप देते। अभी भी अगर आप वो भी छाप देना तो गलत नहीं होगा, रेलिवेंट होगा, रेलिवेंट होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ चूंकि खास तौर पे वो एक्सपर्ट का जिक्र कर रहा है तो हमने उसके जो एक्सपर्ट वाला चैप्टर है हमारा चैप्टर 18 उसके प्रोसीजर को जरूर इंक्लूड करना। ए क्लियर जी? बी, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ याकूब लिमिटेड फॉर द ऑडिट ऑफ ईयर एंडेड 30 जून 2017। जी, सबसे अहम वर्ड कौन सा है इस पूरे सेंटेंस में? अपॉइंटेड। अपॉइंटेड क्यों अहम है ये बता रहे हैं, इनिशियल ऑडिट। अगर री अपॉइंटेड होता तो इसका मतलब पिछले साल का ऑडिट हमने किया है। अपॉइंटेड का मतलब क्या है? हम अपॉइंट हुए, इसका मतलब साइलेंटली ये कह रहा है पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया। तो ये अदर मैटर पैराग्राफ, सिर्फ अदर मैटर पैराग्राफ की हेडिंग दे देंगे ना कि उसके अंदर बताएंगे दैट लास्ट ईयर ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय अनदर फर्म, डेट ऑफ ओपिनियन, टाइप ऑफ ओपिनियन, और अगर ओपिनियन मॉडिफाइड था उसकी रीजन। शाबाश, ठीक है। अच्छा, फिर आगे भी एक बात चला रहा है, ऑडिटर वाज नॉट एबल टू परफॉर्म द इन्वेंटरी काउंट एट ईयर एंड बिकॉज अपॉइंटमेंट वाज मेड ऑन 15 जुलाई। फॉरेन स्कोप लिमिटेशन, यही गलती कर गए, ये गलती कर गए, ये बड़ी गलती कर गए। उसने हमसे स्टेप्स भी पूछे हैं, तो क्या हम पहले उसे अगर 30 ईयर एंड पे नहीं कर सके, 15 दिन बाद स्टॉक काउंट किया हमने, तो क्या हम उसे अल्टरनेटिव प्रोसीजर ना बताएं? और याद है कि अगर इन्वेंटरी काउंट ईयर एंड की बजाय किसी और डेट पे किया हो एज ऑडिटर, हमने क्या ये 1 पेजर में लिखे हुए हैं? अच्छा, 1 पेजर पे लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे हाल बुक में देखे नहीं लिखे होंगे, क्योंकि आई आपने सिखाया नहीं है। हाँ, आपको ऐसा में इंक्लूड कर दिया। अब यही है, बुक 100% भी याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन तो नहीं होना था। फिर आपने कहना था सर लेक्चर सारे ले लिए हैं, केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही, केस 1 पेजर। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर एविडेंस मिल जाए तो ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। अगर ये इन्वेंटरी का एविडेंस नहीं मिलता, स्कोप इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। अच्छा, क्वालिफाइड ओपिनियन हो तो क्या की ऑडिट मैटर आ सकता है? हाँ जी, क्वालिफाइड ओपिनियन हो तो की ऑडिट मैटर आ सकता है। हाँ, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो तो की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। शाबाश। इसमें बी में कोई प्रॉब्लम? इसमें इसने 2 इश्यूज डिस्कस कर लिए थे। इसमें एक ही इशू था एक्सपर्ट वाला पार्ट बी में 2 इश्यूज थे, एक इनिशियल ऑडिट वाला और एक इन्वेंटरी का स्टॉक आउट ना करने वाला। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में पार्ट बी में ज्यादा जान पार्ट ए की निस्बत, तो इसके ज्यादा मार्क्स होने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल उसकी मर्जी। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन को, लेकिन आपने मार्क्स को देख के अपने क्वेश्चन को बढ़ा देना है, अपने आंसर को बढ़ा देना है। पार्ट ए में आपको एक्सपर्ट से रिलेटेड प्रोसीजर भी लिखने चाहिए, लेकिन कौन से प्रोसीजर? उसके वर्क वाले। और वारंटी की बात कर रहा है तो इसके प्रोसीजर भी लिख दे, मार्क्स ज्यादा है ना, इसके भी प्रोसीजर लिख दे, गलत नहीं होंगे। उस एरिया में करते हैं हम। एक्सपर्ट को यूज, याद रखिए, एक्सपर्ट को यूज करने का यह मतलब नहीं हमने हर काम उसके ऊपर छोड़ दिया। अपनी हद तक जो काम करते हैं वो फिर भी हम करते हैं। क्या ईयर एंड के बाद ऑडिटर पॉइंट हो सकता है? नॉर्मली नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है। ये नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में बाज़ औक़ात होता है। आपको मैं पहले एग्जांपल बताई थी, मेरा जो लास्ट क्लाइंट था फर्म में, वो हॉस्पिटल वाला, तो उनको था कि गवर्नमेंट चेंज हुई थी उन दिनों, तो उन था कि पिछली गवर्नमेंट का कोई ना कोई स्कैंडल पकड़े। गवर्नमेंट क्या कोशिश होती है उसका, तो उन्होंने पिछले 5 साल का उन्होंने कहा जी ऑडिट करें। ठीक है, तो उसमें हमें सबसे बड़ा मसला यही था कि पिछले साल का रिकॉर्ड उन्होंने कहा हम आपको दे देंगे, लेकिन जो स्टॉक था ना इन्वेंटरी के पहले, वो बड़ा मसला था।
बहरहाल कर लिया होगा किसने, मुझे ये भी नहीं पता कि एक्सेप्ट किया कि नहीं, बात चल रही थी, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं। तो अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो ये रेंट के बाद भी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है, वरना लॉ क्या कहता है, लॉ के मुताबिक एजीएम के बाद, एजीएम के अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जाए, और एजीएम जो है वो साल खत्म होने से बहुत पहले हो जाया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 आखिरी क्वेश्चन है, टाइम है, सिर्फ सिचुएशन को मैच करना है। नहीं ये मैंने पढ़ा के जाना है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी है, कल नए चैप्टर की तरफ जाना है। देखो व्हाट एविडेंस टू गैदर टू एड्रेस द अबव इश्यूज, ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। क्या इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है? नहीं, सिर्फ एविडेंस। एविडेंस क्या होता है भाई, प्रोसीजर परफॉर्म क्या करना है वही बताएंगे, प्रोसीजर से एविडेंस आता है, तो ये हमने इसके प्रोसीजर्स ही बताने हैं। अब देखते हैं किस एरिया के प्रोसीजर। अब ये देखें, हेडिंग नहीं दे रहा ना, एसीसी वाला हेडिंग दे देता था, इसमें देखें इसने 1 2 इशू आइडेंटिफाई किया, हेडिंग नहीं दी, आई कैप हिंट भी नहीं देता। यू आर द मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ नोबल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को अंडरलाइन कर ले, इसका मतलब कि ऑडिट मैटर आएगा, लेकिन वो तो हमने बताना ही नहीं, याद आ गया तो इसको चले अंडरलाइन रहने दे, कोई नहीं, हो गया सो हो गया। विच मैन्युफैक्चर्स ऑटोमेटिव पार्ट्स एंड एयर कंडीशनर फॉर मोटर व्हीकल असेंबलर्स, एनुअल सेल्स ऑफ द कंपनी इज ₹850 मिलियन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 60 मिलियन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों दिया और ये टोटल एसेट्स क्यों दी है, ये सेल्स क्यों दी, घुमाने के लिए, शाबाश। योर रिव्यू ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल हैज डिस्क्लोज्ड द फॉलोइंग आउटस्टैंडिंग इश्यूज। पहला, कंपनी इज फेसिंग ए पोटेंशियल लीगल क्लेम फ्रॉम मेहरान मोटर्स लिमिटेड, पोटेंशियल लीगल क्लेम, इसको अंडरलाइन कर लें, इसी से काफी हद तक अंदाजा हो गया किस तरह बात लेके जाएगा, ठीक है, रिपोर्ट में इम्पैक्ट है ही नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेक्ट, वरना एमसी का मैटर आ जाता है इसमें, फ्रॉम मेहरान, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेक्टिव एयर कंडीशनर सप्लाई टू देम, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पोटेंशियल लीगल क्लेम भी है और डिफेक्टिव एयर कंडीशनर को भी अंडरलाइन कर लें। एनआरवी के भी प्रोसीजर आगे, लीगल केस के भी आगे, एनआरवी के प्रोसीजर भी आगे। A claim of ₹25 million being the cost of replacement of air conditioner and lost production time has been lodged with the company by MML. 25 मिलियन का उन्होंने नोटिस भेजा है। The management is of the view that the claim is not justified as the air conditioner were properly functioning and had been tested for quality and that the defects have arisen because of the negligence of MML and his technician. अच्छा, इसमें एक प्रोसीजर तो हम खास तौर पे हमारे सामने आ गया, क्वालिटी टेस्ट वाला। हम अपने क्लाइंट की इस बात पे रिलाई कर लेंगे कि क्वालिटी टेस्ट करके देखना चाहिए, ठीक है। हायर प्रोविजन ऑफ रुपीज हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन दिस रिस्पेक्ट, इंफॉर्मेशन उसने बहुत सी दी है। इन समरी हमें क्या बता रहा है कि लीगल केस फाइल हुआ है कि हमारी जो इन्वेंट्री है एसी सेल करते हैं ये सही काम नहीं कर रहे, और मैनेजमेंट का एज यूजुअल एज ऑलवेज मैनेजमेंट का यही कहना है कि हमारा हम सब ठीक है, हमारा कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 मिलियन पता नहीं किस चीज की प्रीमियम रिकॉर्ड कर रही है। तो इसमें प्रोसीजर फिर किन एरियाज के बताने हैं, लीगल केस वाले, एनआरपी वाले। अच्छा, अगर आप नोट करें तो आईकैप की बुक में उसने लीगल केस का जिक्र किया, लेकिन जनरल वो लीगल कंटीजेंसी में स्पेसिफिक लीगल केस में क्या करना है, ये या तो आपको उन प्रोसीजर को देख के जजमेंट वाला 1 पेज, शाबाश, ठीक है। सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, केस स्टडीज अगर आप सही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं लग रही, तो एक दफा खुद से एक सवाल पूछ ले कि क्या मैंने 1 पेजर किया है या नहीं किया। सेकंड, इसी तरह का एक 1 पेजर आपको चैप्टर 12 में भी दिया जाएगा, ठीक है, इसी तरह का, लेकिन उसमें सिर्फ पढ़ना, इसमें तो पढ़ना और याद भी करना होता है ना, उसमें सिर्फ पढ़ना है। उसकी रीजन मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, पढ़ के समझना है, वो समझने वाला था। आपके पूरे ऑडिट में चैप्टर पढ़ा के बोर हो गया हूं मैं पूरा, लेकिन सिर्फ चैप्टर 12 शायद मैंने पहले भी बताया था, इंटरनल कंट्रोल, ये वाहिद चैप्टर है जो अभी भी इंटरेस्टिंग है, इसकी केस स्टडी पढ़ के मजा आता है। Depreciation of certain equipment has been charged at 10% per annum on reducing balance method. Depreciation अंदाजा हो गया, लेकिन मैं मजीद पढ़ लूं कहीं कोई नया ट्विस्ट ना ले आए या मजीद कोई चीज ना ऐड कर दे। This rate is consistent with prior years and same rate is being used by most other companies. हमें तसल्ली करवा रहा है in the automobile industry. However, significant losses have recently been recorded on disposal of similar equipment. बताइए क्या इंडस्ट्री में भी 10% रेट चल रहा है, तो कंपनी ने भी 10% लगाया, तो ये इस चीज का एविडेंस है कि ठीक किया। हम कंपेयर जरूर करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है यूज के ऊपर, वो डिपेंड करता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर, वो डिपेंड करता है रिप्लेसमेंट पॉलिसी के ऊपर। तो रेट याद रखिए, एसेट सेम भी हो ना, रेट डिफरेंट हो सकता है। एग्जांपल दी थी ना, मूवी मेकर से 2 इक्विपमेंट सेम था दोनों कंपनी का, पता नहीं वॉल्ट डिज्नी का केस था, किसी और का था, लेकिन उस ऑथर ने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट है,
फिर आगे उसने कमेंट किया रेट क्यों डिफरेंट है, उसने कहा इसकी मूवी ज़्यादा बनती है, इसका कैमरा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप लाजमी नहीं कि जो इंडस्ट्री रेट यूज़ करिए देखना चाहिए हमें, लाजमी नहीं, वो वही कर। आपका दोस्त है वही, इसकी मिसाल तो वैसे ही होगी ना, आपके दोस्त वाली जो कहता है यार ये ऑडिट कौन सा मुश्किल काम है, एंड में 10 दिन में ये तुझे नुस्खा बताता हूँ, मैंने तो इसी तरीके से पास किया था। एक तो उसकी बात में ही डाउट है 10 दिन में, और दूसरा फर्ज कीजिए वो आइंस्टाइन है भी, तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम भी आइंस्टाइन है। अगर वो रोज का 1 घंटा पढ़ के उसने ऑडिट पास कर लिया तो जरूरी तो नहीं कि हम भी 1 घंटा ही पढ़ के, कंपेयर जरूर करें, लेकिन आपका अपना आईक्यू लेवल है, आपका अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल है। हो सकता है आप आधा घंटा पढ़ के पास कर लें, ठीक है, हाँ झूठ है 2 घंटे, ठीक है जी। चलिए क्लियर हो गया जी, आज की केस स्टडी भी कर ली हमने। चलिए प्रैक्टिस आपने केस स्टडी के आइंदा भी देता रहूंगा, क्योंकि चैप्टर 11 भी चैप्टर 10 की तरह है, तो आपने इसी टेम्पो के साथ तैयारी जारी रखनी है। हाँ, अगर किसी सोल्यूशन में एनआरवी का नहीं लिखा, जैसे ये एयर कंडीशन वाले में उसने कहा एनआरवी का नहीं लिखा हुआ, एक मेरा हाल लिखा होगा एक लाइन में, चाहे उसने क्यों ना लिखा हो, लिखा जरूर होगा जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर नहीं लिखा तो आपको लिखना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए दोनों इश्यूज को। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।